हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी लेके चल रहे हैं, जिसमें आज क्लास 6 का 6 चैप्टर यानी छठा चैप्टर पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप पढ़ने जा रहे हैं। इसमें नोट्स के माध्यम से हम बताएंगे आप लोग को, और नोट्स पर ध्यान रखिए। जिसमें पृथ्वी का प्रमुख स्थल स्वरूप में, तो स्थल स्वरूप में हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो स्थल स्वरूप में हम लोग देखेंगे क्या, पर्वत, उसके बाद पठार, मैदान, ये प्रमुख है। पर्वत, पठार और मैदान। जिसमें देखिए पर्वत श्रृंखला हो गया, पठार हो गया, और ये क्या है, इधर इधर तो जल है, ये भाग मैदान की है, मैदान भाग। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे अच्छा ढंग से। तो पृथ्वी पर अनेक प्रकार के क्या है, स्थल स्वरूप, जिसमें प्रमुख कौन कौन है, पर्वत, पठार और मैदान। बुक के माध्यम से देख लेते हैं कि ये स्थल स्वरूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। क्या होता है, दो प्रक्रिया, दो प्रक्रिया। प्रक्रिया क्या क्या होता है, दो प्रक्रिया। तो दो प्रक्रिया होता है, एक आंतरिक प्रक्रिया। ये क्या होता है, आंतरिक प्रक्रिया। तो आंतरिक प्रक्रिया में होता क्या, आंतरिक प्रक्रिया में पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। आंतरिक प्रक्रिया में क्या होगा, कहीं पृथ्वी ऊपर उठ जा रहा है तो कहीं नीचे धंस जा रहा है, आंतरिक प्रक्रिया। दूसरा होता है बाह्य प्रक्रिया। पहला आंतरिक प्रक्रिया, दूगो हम लेते हैं, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य प्रक्रिया। अब बाह्य आंतरिक प्रक्रिया में क्या होता है, पृथ्वी कहीं उठती है तो कहीं धंसती है, यानी धंस जाती है। बाह्य प्रक्रिया में अब देखेंगे, बाह्य प्रक्रिया में देखेंगे क्या क्या होगा। बाह्य प्रक्रिया में पृथ्वी बनती है और या टूटती है, दो प्रक्रिया। ठीक है, अब इसी में देखेंगे कि टूटना, बनना। तब टूटने की प्रक्रिया जो होता है, जब पृथ्वी टूट रहा है, ठीक है, तो पृथ्वी की सतह टूटेगा कब, जब ये घिसेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसी में, इसी के साथ दूसरी या बाह्य प्रक्रिया। बाह्य प्रक्रिया में क्या होता है, लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है, बनने और टूटने की प्रक्रिया। अगर पृथ्वी की सतह से टूट कर घिस जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अपर्दन। पृथ्वी की सतह घिस जाने को क्या बोलेंगे, अपर्दन। अपर्दन की क्रिया द्वारा सतह क्या होता है, नीचा हो जाता है। अगर फिर से निर्माण हो, पृथ्वी की सतह में पदार्थ जमा हो जाए और इसको फिर से निर्माण हो जाए, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निक्षेपण। निक्षेपण। अब निक्षेपण से क्या होता है कि सतह का निर्माण होता है। निक्षेपण से क्या होगा, सतह का निर्माण। निक्षेपण से क्या होगा, सतह का निर्माण। निक्षेपण से सतह का निर्माण। और निक्षेपण क्या हो, पवन और जल के सहारे है, जल, वायु और बर्फ के द्वारा ये सब होती है। अब आते हैं नोट्स पे, नोट्स पे भी देख लेते हैं आप लोग, नोट्स से देख लेंगे। पृथ्वी के स्थल स्वरूप का, पृथ्वी पर अनेक प्रकार के स्थल स्वरूप हैं। मुख्य, पर्वत, पठार, मैदान। विभिन्न स्थल स्वरूपों के निर्माण में दो प्रक्रियाओं का हाथ होता है, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। आंतरिक प्रक्रिया पृथ्वी के अंदर लगातार गति होती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आंतरिक प्रक्रिया के कारण पृथ्वी सतही कहीं पर ऊंची तो कहीं पर धंस जाती है, कहीं पर धंस जाती है। पृथ्वी की सतह के घिस जाने को ही क्या बोलते हैं, अपर्दन। बाह्य प्रक्रिया में क्या होता है, पृथ्वी की सतह बनती या टूटती रहती है। पृथ्वी की सतह पर पदार्थ के जमा होने की क्रिया को क्या बोलते हैं, निक्षेपण। निक्षेपण की वजह से क्या होता है, सतह का निर्माण। निक्षेपण के दूत क्या है, पवन या जल। अब इसमें आता है पर्वत। पर्वत, माउंटेन। पर्वत क्या होता है, पृथ्वी की सतह के प्राकृतिक ऊंचाई को पर्वत कहते हैं। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। जैसे पर्वत कैसा होता है, पर्वत इस ढंग से होता है, कभी ऐसा बन गया, कभी ऐसा बन गया, ऐसे ऐसे इस ढंग से।
बन गया। तो पर्वत की सतह प्राकृतिक रूप से ऊंचाई होती है और पर्वत का शिखर क्या होता है, छोटा। ये शिखर है छोटा, तथा आधार क्या होता है, चौड़ा। आधार ये है और तो आधार चौड़ा हो गया, ये है आधार। तो आधार कैसा होगा, चौड़ा। और ये है शिखर, और शिखर क्या होगा, छोटा। पर्वत अपने आसपास के क्षेत्र से ऊंचा होता है। पर्वत क्या होता है, अपने आसपास के क्षेत्र से क्या होता है, पर्वत के जो भी इस भाग है, ये भाग से क्या होगा, ऊंचा होता है। इस भाग से क्या होगा, ऊंचा होगा। दिखाई दे रही है? हाँ, इस भाग से ऊंचा होता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी होती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, इसका टेम्परेचर क्या होगा, यानी हाइट से टेम्परेचर क्या होगा, हाइट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब देखिए ये क्या होता है, इस ऊंचे पहाड़ बर्फ से ढका रहता है। ऊंचा पहाड़ जो भी होगा वो क्या होगा, बर्फ से ढका हुआ होगा, बर्फ से ढका हुआ होता है। अब हम पढ़ेंगे पर्वत के जीवन जानेंगे। पर्वत पर कठोर जलवायु, खड़ी ढाल होती है। जलवायु और ढाल क्या है, ढाल एकदम ऐसे सीधे, ये ढाल ज़्यादा है तो कठोर जलवायु है और खड़ी ढाल होती है। पर्वत की जमीन खेती के लिए उपयुक्त नहीं माना गया। पर्वत की जमीन क्या है, अभी पर्वत है, इसे मिट्टी की कंकर होगा ज़्यादा, मिट्टी कम कंकर ज़्यादा होगा, तो ये क्या होगा, उपयुक्त नहीं है खेती के लिए। पर्वतीय जनसंख्या विरल माना जाता है। विरल, विरल मतलब क्या होता है, कम। अब इस पर्वत में जनसंख्या क्या है, जनसंख्या नहीं रहता, बहुत कम, ना के बराबर में, बहुत कम, यानी कम बोल सकते हैं इसको। अब आते हैं हिमानी। हिमानी मतलब ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है, पर्वत पर बर्फ की नदियां होती है। पर्वत पर बर्फ की नदियां होती है और जमी हुई नदी को ही हिमानी कहते हैं। पर्वत पर बर्फ की नदियां होती है और जमी हुई नदी को हिमानी कहते हैं। यहाँ से एक बार देख लेते हैं, आप बुक भी देख लीजिए एक बार, क्योंकि बुक देखने के साथ क्या होगा ना कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा ज़्यादा। पृथ्वी, पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है, ये जो आपको नोट्स में हम बताएं। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है, बिल्कुल। आसपास के क्षेत्र से ऊंचा होता है, ये भी सही है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचा होता है। कुछ ऐसे पहाड़ होते हैं जो बादल से भी ऊंचा हो। जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे, जलवायु ठंडी होती है। ऊंचाई पर जाने से जलवायु ठंडी और टेम्परेचर पर प्रभाव पड़ेगा। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है, उसे क्या बोलते हैं, हिमानी। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत है जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में अगर व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे कहते हैं श्रृंखला। श्रृंखला, जिसमें श्रृंखला में आगे पढ़ेंगे, यह श्रृंखला में कौन होगा, जैसे श्रृंखला अगर मान लेगी ये पर्वत है और इस ढंग से लाइन टू लाइन चल जा रहा है, ये क्या है, लाइन टू लाइन ऐसे बढ़ रही है, ये ढंग से अगर बढ़ रही है तो क्या एक श्रृंखला बना रहा है। क्या बना रहा है, श्रृंखला। जैसे में भारत के एक पुरानी है, ये देखिए वलित पर्वत कौन सा है, हिमालय है। हिमालय वलित पर्वत है, ये नीचे भूपर पट्टी। अब देखिए ध्यान दीजिए, क्या भारत की सबसे पुरानी पर्वत क्या है, अरावली। क्या है, अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कहाँ, गुजरात से लेकर के लगभग दिल्ली तक पहुंची हुई है लंबा में। यहाँ देखते हैं पर्वतमाला, माउंटेन रेंज। जब कोई पर्वत एक रेखा में होता है, जब कोई पर्वत एक रेखा में होता है तो इसे पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला कहते हैं। सैकड़ों किलोमीटर तक फैली होती है, जो भी हम बताएं चित्र के सहारे। अब इसमें देखिए कि अल्पस यूरोप की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। अल्पस कहाँ का पर्वतमाला है, यूरोप की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है।
अरावली, जैसे अरावली एक वलित पर्वत है, यह अपरदन के कारण यह श्रृंखला घिस चुका है। क्या हो चुका है? घिस चुका है। किसकी वजह से? अपरदन के कारण। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में कौन सा है पर्वत? अपलेशियन पर्वत। रूस का यूराल पर्वत, यह वलित है, गोलाकार है और ऊंचाई कम है इसका, इस पर्वत का। बुक में देख लीजिए आप, बुक में कहाँ है? तो बुक में देख लीजिए यहाँ, यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई एवं इसकी ऊंचाई कम, यह पुराने वलित पर्वत है। ठीक है, कोई घिस गया, घिस गया कौन? पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सा? अरावली। भारत के अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अल्पस हिमालय तथा अल्पस जिसकी सतह ऊपर खाबर। अब आगे हम बढ़ेंगे क्या? भ्रंशोत पर्वत, पर्वत के देखेंगे प्रकार में। पर्वत के प्रकार कौन कौन है? वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत और एक ज्वालामुखी। वलित पर्वत किसको कहते हैं? वलित पर्वत जब किसी टेक्टोनिक प्लेट दो तरफ से दबाव पड़ता है तो यह प्लेट मुड़ जाती है। प्लेट का कुछ भाग मुड़कर ऊपर उठ जाता है तो कुछ भाग पर्वत बन जाता है। ऊपर उठ कर क्या होगा? पर्वत बन जाएगा, और जो भाग नीचे धंस जाता है वो घाटी बन जाता है। जैसे में मान लीजिए कि ये है दो पर्वत, ये दो क्या है? दो प्लेट, और दो प्लेट अगर टकरा रही है तो कोई नीचे अगर बन गया, कोई ऊपर में उठ गया, कोई नीचे बन गया, कोई ऊपर उठ गया। जैसे मैं देखिए फिर से, हम ये दो को प्लेट ले लिए, दो प्लेट, अब यहाँ से दोनों को टकरा रहे हैं तो कोई नीचे गया, कोई ऊपर उठ रहा है। तो ये ऊपर उठ रहा है तो ये पर्वत बन गया, और जो नीचे धंस रहा है वो क्या होगा? घाटी। जो पर्वत बन जाता है और जो नीचे रह जाता है वो क्या होता है? घाटी बन जाता है। अब दूसरा अगला पर देखेंगे भ्रंशोत पर्वत। भ्रंशोत, जब टेक्टोनिक प्लेट दबाव के कारण टूट जाता है तो कुछ भाग ऊपर उठकर पर्वत बन जाता है। ऊपर उठे भाग को उत्खंड या हस्ट कहते हैं, और नीचे धसे भाग को भ्रंश यानी या ग्रावेन कहते हैं। जैसे में देखिए, अब इसको हम क्या कहें, फिर से लेंगे, अब फिर से इसको हम क्या करेंगे? टकराएंगे, कुछ भाग टूटेगी, अब कुछ भाग टूटेगी, कुछ भाग नीचे, कुछ भाग ऊपर जाएगा। तो ऊपर उठकर जो पर्वत बनाता है, ऊपर उठे भाग को क्या बोलेंगे? उत्खंड या हास्ट, और नीचे धसे भाग को क्या बोलेंगे? भ्रंश या ग्रावेन कहेंगे। भ्रंश या ग्रावेन। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या? ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं, ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। देखिए यहाँ पर चित्र में दिखा गया, ये गावेन है जो नीचे है, और हरास्ट है जो ऊपर है। हरास्ट ऊपर, गावेन और ऊपर हरास्ट, गावेन और हरास्ट। यूरोप की राइन घाटी, ऑजेस पर्वत इसके उदाहरण है। जो अफ्रीका में क्या है? माउंट किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है। जापान में कौन? फ्यूजियामा। जापान में कौन सा? फ्यूजियामा। याद रखिएगा, जापान में फ्यूजियामा और अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो। अब पर्वत का महत्व, पर्वत का महत्व क्या है? तब पर्वतीय क्षेत्र सैलानियों को पसंद आते हैं, यानी टूरिस्ट। पर्वतीय क्षेत्र क्या होता है? टूरिस्ट को ज़्यादा पसंद आता है पर्वतीय क्षेत्र में घूमना। यहाँ महत्वपूर्ण उत्पाद मिलते हैं, जैसे में लकड़ी, जड़ी बूटी, शहद और अन्य पदार्थ। एक कत्था होता है उसको, अब देखिए पर्वत क्या है? पानी के महत्वपूर्ण स्रोत। पर्वत क्या है? पानी के महत्वपूर्ण स्रोत। कई प्रमुख नदी पर्वत पर स्थित हिमानी से निकलती है। कई प्रमुख नदी पर्वत पर स्थित हिमानी से निकलती है। पर्वत से मिलने वाला पानी सिंचाई, पनबिजली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पर्वत से मिलने वाला पानी क्या करता है? सिंचाई के लिए, पनबिजली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पर्वत से मिलने वाले पानी क्या होता है? सिंचाई, पनबिजली के लिए इस्तेमाल होता है। नदी, घाटी, वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त।
वनस्पतियाँ या जीव जंतु पाए जाते हैं। वनस्पतियाँ और जीव जंतु कहाँ पाए जाते हैं? पर्वत में। पर्वत से कहते हैं खेत, रिवर रॉकेटिंग, पैराग्लाइडिस, हैंग ग्लाइडिस, स्कीडिंग, ये सब पर्वत में का महत्व है। अब हम आते हैं, एक है द्रोणागिरी, जिसको दूनागिरी इसमें लिखा है। दूनागिरी 7066 मीटर ऊंचा है पर्वत, जिसको द्रोणागिरी या गंधमर्दन पर्वत भी कहते हैं। यहाँ संजीवनी बूटी के लिए कौन कहते हैं? बजरंगबली, जिसको रामायण में दिखाया गया। यह उत्तर भारतीय राज्य उत्तराखंड में चमोली जिला हिमालय की ऊंची चोटी में से एक है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी में से एक है कौन? द्रोणागिरी पर्वत, जो उत्तर भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है। आते हैं पठार। पठार क्या है? पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से 1000 मीटर तक हो सकती है। 100 मीटर से 1000 मीटर। जैसे पठार यहाँ देख लेंगे बुक में, देखिए पठार का मानचित्र दिया हुआ है। यह है पठार का मानचित्र। पठार उठी हुई एक सपाट भूमि होती है। आसपास के क्षेत्रों में अधिक उठाव होता है तथा इसके ऊपरी भाग में मेज के समान सपाट होता है। ऊपरी हुई क्या होता है? एकदम सपाट, एकदम समतल सपाट होता है। किसी पठार में एक या अधिक से किनारे होते हैं जिसके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर, कुछ क्या कहता है 100 मीटर से 1000 मीटर तक हो सकती है। ठीक है। अब भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। भारत का सबसे पुराना पठार कौन है? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार इसलिए इसमें और केन्या है, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इसके क्या उदाहरण है पठार का। अब आता है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार जो पामीर के क्षेत्र में है। तिब्बत का पठार पामीर, विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार। ऊंचाई जिसका समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर। यहाँ देख लीजिए, यही है केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार के उदाहरण है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। पठार उपयोगी इसलिए होता है क्योंकि खनिज की ज़्यादा पाया जाता है। अफ्रीका के पठार में सोना, हीरा के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना और हीरा के खनन के लिए। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा। भारत में छोटा नागपुर के पठार में क्या है? लोहा, कोयला, मैग्नीज का भंडार मिलता है। भारत के छोटा नागपुर का पठार, यहाँ हम देखिएगा, भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात, कर्नाटक में जोग जलप्रपात, इस जलप्रपातों के उदाहरण है। लावा के पठार से काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, जो क्या उपजाऊ है एवं खेती के लिए भी अच्छी होती है। लावा का पठार काली मिट्टी की प्रचुरता, उपजाऊ खेती के लिए भी अच्छी। अब मैदान यानी प्लेन्स। मैदान कहता है एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान क्या है? मैदानी क्षेत्र। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान। मैदान समतल भूमि के बड़े भाग। मैदान क्या है? समतल भूमि के बड़े भाग समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। मैदान का खासियत क्या है? समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं होगा। मैदान नदियों के सहायक नदियों से बने हैं। मैदान नदी या सहायक नदी से क्या होता है? बनता है। जैसे में ये नदी जा रही है, इस नदी के किनारे जो है मैदान बन रही है। चाहे इस मेन नदी है और इस नदी का एक सहायक नदी निकल गई, तो इस सहायक नदी के किनारे ये जो मैदान बनेगा, इस मैदान बनता है इस चीज़ से। मैदान क्या होता है? अधिक उपजाऊ, क्योंकि इसमें बाढ़ की से जल से क्या होता है? जल से बहाव होता है। बहाव होने की वजह से यहाँ के मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा क्या होता है? ज़्यादा। चीन में यांगत्से नदी का मैदान प्रमुख। मैदान मनुष्य के रहने के लिए उपयोगी क्षेत्र। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। भारत में गंगा का मैदान है देश के सबसे अधिक।
स्थल स्वरूप लोग हैं, मैदान हो गया, और यहीं तक है बस। और इसमें कुछ खास नहीं। आप लोग इसको क्या कीजिए कि एक मिशन है, देखिए एक मिशन है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क से निवास करता है। स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल चाहिए, वायु चाहिए, स्वच्छ वातावरण प्राथमिकता आवश्यकता है। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं के सभी लोग को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है। बाकी देख लीजिएगा, एक नदी है जो प्रदूषित यहाँ पे है, जिसमें कचरा लोग फेंकते हैं, तो आप लोग प्रदूषित ना करें, और एक बार बुक को खुद से भी रीड करें, ताकि नोट्स और अच्छे ढंग से नोट्स बनाने के लिए हम आपको प्रक्रिया बता चुके हैं। हर वीडियो में संभव नहीं है, और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।